हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है बता दें कि ये जनवरी 2021 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पेपर फर्स्ट है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह है आपका सीडीपी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो आप बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। मतलब ये आपसे पूछ रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए। उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे सही आंसर पूछ रहा है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए, हम किसी के अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करेंगे तो आपका 4 तो गलत हो जाएगा। और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर भी नहीं देना चाहिए। सबके सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आपका सेकंड और 4 तो गलत हो जाएगा। तो आप बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। अटल भी नहीं रहना, इसलिए आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जहां आपके मौके आ जाएंगे ना, मौके देना बच्चों को, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। मतलब अगर टीचर्स जो होते हैं वो संकेत देते हैं क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, तो ये बच्चों को अनुप्रेरित और निष्प्रेरित तो नहीं करेगी। तो आपका ये फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना काम करेगी। थर्ड कह रहा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। 4 तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में ये मीनिंगलेस नहीं होगी, ये मीनिंगफुल होगी। तो आपका 4 तो गलत हो जाएगा और फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो आप बताएं सेकंड और थर्ड में सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो ना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये जो है ना अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, मतलब इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्ड एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो आपसे सही है वो पूछ रहे हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बात तो सही लग रहा है। सेकंड देखते हैं, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक नहीं, विद्यालय जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं होता है, बल्कि जो आपके पेरेंट, जो आपकी फैमिली होती है ना, जो आपका घर होता है, परिवार होता है, वो आपका प्राथमिक कारक होगा। तो आपका सेकंड तो गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है समक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक नहीं, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होगा। तो यहाँ दे रखा है कि परिवार जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक है। नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो परिवार है वो समाजीकरण का
प्राथमिक कारक है, तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। आपको पता ही होगा कि हावर्ड गार्डन ने 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी है। ये कह रहे बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पे जोड़ देते हैं? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल जहाँ आ जाएगा आपका वो गलत हो जाएगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम बुद्धिमत्ता नहीं होती है, इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहे हैं बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बात तो सही कह रहे हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होता है, बिल्कुल विभिन्नताएं होता है, तो आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, इसलिए इन्होंने 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है हावर्ड गार्डन ने। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हावर्ड गार्डन ने कितने टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए, तो 8 टाइप के दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। मतलब किसी कार्य को हम इसलिए स्वीकृत करते हैं क्योंकि दूसरे इसको, हम किसी कार्य को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जो काम है दूसरे इसको स्वीकृति देते हैं, ठीक है, अप्रूव करते हैं। तो नैतिक विकास के कोहलबर्ग के मतलब जिसको उन्होंने मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो भी सिद्धांत दिए हैं वो किस चरण में ये होता है? तो प्रथापूर्व, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल, कन्वेंशनल। तो पोस्ट तो आपका होगा नहीं, तो आपका थर्ड तो ऐसे ही कर दीजिए, पोस्ट आपका नहीं होगा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो ना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। जो बीच वाला लेवल होता है ना, उस स्टेज में बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में ऐसा भी नहीं होता है, ये सिर्फ कन्वेंशनल लेवल पे होता है। इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और एक लेवल में 6 स्टेज दिए हैं। पहला आपका लेवल है प्री कन्वेंशनल, उसके बाद आता है सेकेंड लेवल होता है कन्वेंशनल, थर्ड आता है पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले वाइगोस्की की सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। फर्स्ट कह रहा है संस्कृति उपकरणों पर, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। संतुलीकरण की बात तो ये जीन प्याजे कहते हैं, तो आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जहां आपका सांस्कृतिक आ जाएगा, कल्चर टूल्स आ जाएगा, सोशलाइजेशन आ जाएगा, पीयर ग्रुप आ जाएगा। आपका जहाँ ये सब आ जाएगा ना, वो ले वाइगोस्की के हिसाब से सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, विकास का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये बातें ले वाइगोस्की ने कहा है, तो आपका थर्ड तो गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं स्कीमा, मनोबंध, स्कीमा। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जहाँ स्कीमा आएगा आप आंख बंद करके जीन प्याजे को टिक कर लेंगे। आपसे जीन प्याजे पूछ रहे हैं तो सही आंसर हो जाएगा स्कीमा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीयन, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण, पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विचार सोच में केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रेशन ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है।
विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। ऐसा नहीं कि विकास सिर्फ बाल्यावस्था के दौरान होता है या केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है या विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालयों में होने वाले अधिगम से होती है, नहीं, आपका सेकेंड भी गलत हो जाएगा। विकास आपका डेवलपमेंट कहीं भी हो सकता है और हमेशा होता रहता है। थर्ड कह रहे विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होती है, नहीं, ग्रोथ जो होता है ना वो ऐसा हो सकता है कि एक सर्टेन एज तक होता है, पर जो डेवलपमेंट होता है ना वो लाइफ टाइम चलता रहता है। आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। विकास जो होता है ना बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त? अमूर्त, सांवेदिक एंड मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। तो जो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम होता है, पहले आपका सेंसरी आएगा, फिर कॉन्क्रीट आएगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट के बाद फॉर्मल आता है, तो आप SCAF से याद रख सकते हैं। सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? मतलब एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार के देखना चाहिए? तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जो भिन्नताएं होती है वो कभी भी बाधा नहीं डालती है, वो सीखने का और ज़्यादा मौका देती है। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं अध्यापक के पक्ष में असफलता, असफलता भी नहीं होता है, सेकंड भी गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नहीं, अब कभी भी योग्यता से रिलेटेड आप जैसे जो बच्चे जैसे हैं उसी हिसाब से एक ग्रुप में एक जैसे बच्चे को डालना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। आप कभी भी ग्रुप होमोजीनियस नहीं बनाना है, हेट्रोजीनियस बनाना है। फोर्थ कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिभेदी समरूपीण निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव, नहीं, जहाँ अलगाव का बात आ जाएगा आप कट कर देंगे, ठीक है। फोर्थ कह रहा है हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना। आ गया ना आपका पॉजिटिव वर्ब, अवसर प्रदान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि पेपर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यह कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहे हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कह रहे हैं मानदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर मान लो उनको दिखने में या सुनने में प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो दृश्य और क्या बोलते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो फर्स्ट तो आपका सही होगा। सेकंड कह रहे हैं संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय
उपागमों का इस्तेमाल। थर्ड कह रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? फर्स्ट कह रहे हैं कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। क्या लिखा है ये? तो बताएं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है ना, वो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है। क्योंकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है ना, इसमें बच्चे एक वर्ड, जैसे मान लो कोई ऐसा सवाल है जिसका ओनली एक वर्ड आंसर है। मान लो आपसे ये पूछ लेता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला सवाल नहीं है, क्योंकि इसका एक ही जवाब हो सकता है, हाँ भाई इस डेट को मनाया जाता है। पर आप सिर्फ ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो पर्यावरण है इसको, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें बच्चे सोचेंगे समझेंगे, तो वो क्वेश्चन जो होता है उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो आप बताएं ये फोर्थ क्या कह रहा है? अब देखिए ज़रा ध्यान से, कितना निगेटिव ऑप्शन पूछ रही है। ऐसे कथनों को इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। बिल्कुल नहीं, आपका फोर्थ तो बिल्कुल महा बेकार ऑप्शन सही है। तो आप इतनी प्रैक्टिस करो ना, देखो समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। ऐसे कथनों को इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। क्यों नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करना है भाई? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड कह रहा है सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल नहीं, सभी के लिए एक जैसा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डिफरेंट करना चाहिए। आपका थर्ड तो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। और ये क्या कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं बातचीत करना चाहिए। विविधता संबंधी जो मुद्दे होते हैं ना, उस पर बातचीत करना चाहिए। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। विद्यार्थियों में डर की भावना नहीं पैदा करना है, तो आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, बिल्कुल गलत है, बच्चों को दंड नहीं देना है। सेकंड कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बात तो सही है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, बिल्कुल सेकंड तो सही है। थर्ड कह रहे हैं बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवाद याद करने पर जोर नहीं देना है। तो आपका आसान क्रियाकलाप भी नहीं देना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कह रहा है शर्मिंदगी, जो कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है।
शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। फर्स्ट कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत नहीं। शर्मिंदगी अगर हमारे सर थे ना, खान सर कहते हैं कि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। इसलिए अगर आप अपने क्लास में शर्माएंगे तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका सेकंड तो गलत, थर्ड गलत हो जाएगा कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। नहीं, शर्मिंदगी कभी भी प्रभावशाली नहीं होता है। जब बच्चा शर्माता है ना क्लास में, वो खुलकर आगे नहीं आ पाता है। फोर्थ कह रहा है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करनी चाहिए। जिस चीज़ से हमें मतलब बच्चे को प्रॉब्लम होती है, शेम आती है, वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, सही से खुल के अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उसको हम क्यों बार बार पैदा करनी चाहिए। तो फोर्थ तो आपका गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो शर्मिंदगी है ना, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर जो इंसान शर्माता है अपने क्लासरूम में, वो क्या अच्छे से सीख पाएगा? नहीं। आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप ट्रेनिंग करे होंगे, आप अपनी स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे शर्माते होंगे ना, वो सही से ना सर से कुछ पूछ पाते हैं, ना कुछ बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली अधिगम कौन सा है? मतलब अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट कह रहा है विषय वस्तु को यंत्र याद करना एक प्रभावशाली तरीका नहीं है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना बिना विश्लेषण के अवलोकन नहीं होता है। अनुकरण, नकल और दोहराना, नहीं, नकल भी नहीं करना, दोहराना भी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक्सप्लोरेशन और ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बात तो सही है, जो त्रुटियां होती है ना, वो टीचर्स को हेल्प करती है समझने में कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सेकंड तो बात सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ऐसा नहीं है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, नहीं, केवल त्रुटियों के शोधन पर तो निर्भर नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो त्रुटियां होती है ना, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वे सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। मतलब बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, ये आपसे पूछ रहा है। बात तो सही कह रहा है कि जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तो उससे बच्चे सीखने में कठिनाई होती है उनको। ये कह रहे हैं वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जब वो कठिनाई होगी तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कैसे होंगे? तो सेकंड तो आपका गलत हो जाएगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। पूछ क्या रहा है आपसे कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मतलब ज़्यादा संतुलित, मॉडरेट अराउजल होना चाहिए, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, तो उसमें कोई भय नहीं होता है। निम्न उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब मॉडरेट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की कोई भूमिका नहीं। ज्ञान की संरचना में तो बच्चे की भूमिका होती है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा।
बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं होते हैं। जीन पियाजे ने कहा है बच्चा एक्टिव लर्नर्स हैं, वो करके सीखते हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। थर्ड कह रहा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बात तो सही कह रहे हैं। अधिसंज्ञान का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मतलब प्ले एंड एक्टिव रोल इन। फोर्थ कह रहे हैं बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं होते हैं। जो टेक्स्ट बुक है वो तो एक माध्यम है, वो पूरा उससे नहीं इंसान सीखता है। इंसान चलते फिरते स्कूल जाते, स्कूल में रहते, सिर्फ बुक तो एक माध्यम है। वो एक छोटा सा मतलब आपके पूरे होल डेवलपमेंट का, पूरे स्कूल में जो भी आपका एक्टिविटीज़ होती है, सारे करिकुलम के अंदर एक वो है, सिलेबस है आपका, जो बुक्स है, बस वो आपको ये हेल्प करती है आपको पढ़ना क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो होते हैं सक्रिय रूप भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार, योग्यता अटल, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता नियंत्रित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। योग्यता सुधार्य मतलब एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। जहां इंक्वायरी एंड डायलॉग आ जाएगा ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है एक कार्य के दौरान सायना समय से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ली वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाते हैं? फर्स्ट कह रहे हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मतलब जो मूल्यांकन होता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इवैल्यूएशन जो होता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट कह रहे हैं विद्यार्थियों को नामांकित करना, इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को नहीं, योग्यता आधार मैंने आपको पहले ही कहा कि योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना है, बात तो सही है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ऐसा भी नहीं करना है। तो जो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए ना, वो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता न पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसमें जेनेटिक का भी रोल होता है और आपका इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन करे CTP के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।